नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते वीडियो। आज मैं बात करूंगा मिडिल ईस्ट के ऊपर। आखिर मिडिल ईस्ट वो एक ऐसा जगह है जहां पर आज तक भी शांति बहाल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि मिडिल ईस्ट आज भी संघर्ष कर रहा है। बात करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर कि आखिर इनका इतिहास और इनका इकोनॉमिक जो लेवल है ये किस लेवल पर ये संघर्ष कर रहा है, कहाँ पर ये लैग कर रहे हैं और कहाँ पर इन्हें डेवलपमेंट करना चाहिए। पहले बात करते हैं इतिहास के बारे में। आखिर ये मिडिल ईस्ट कैसे बना। मिडिल ईस्ट का जो मोटा मोटी अगर हम हिस्ट्री उठा ले तो मिडिल ईस्ट जो बना है वो ऑटोमन एम्पायर से बना है। मोस्टली जो इलाका है वो ऑटोमन एम्पायर से टूटा है। जो सऊदी अरब, तुर्की, ईरान से कुछ इलाके हैं, साथ ही साथ लेबनान, इसराइल और जितने भी आप नॉर्थ अफ्रीका के थोड़े से इलाके आप देखते हैं वो सारे ऑटोमन एम्पायर से निकले हुए हैं। ऑटोमन एम्पायर के निकलने के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन से लेकर फ्रांस जितने भी कंट्रीज़ ऑटोमन एम्पायर के ऊपर हावी हो जाते हैं और वहाँ पर अपना कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद वो खुद ही इन बॉर्डर्स का निर्माण करते हैं। बॉर्डर्स जो निर्माण करते हैं उसके बाद ही यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। साथ ही साथ हम जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाते हैं तो ज्यूज़ का जो प्रोसिक्यूशन है हिटलर के द्वारा वो भी बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक था। अगर हम इतिहास में देखें तो ज्यूज़ के ऊपर जो 60 लाख ज्यूज़ जो मारे गए, जो 6 मिलियन अकॉर्डिंग होते हैं, वहाँ पर भी देखा जाए तो ज्यूज़ जब आए मिडल ईस्ट में वहाँ पर इन्होंने इसराइल देश की मांग करी और फ्रांस से लेकर ब्रिटेन जितने भी देश हैं इन्होंने वहाँ पर अपने बॉर्डर्स को लाइनिंग किया। बॉर्डर्स को लाइनिंग करने के बाद इन्होंने अपने फ़ायदे के हिसाब से रिसोर्सेज पर कंट्रोल भी किया। रिसोर्सेज कंट्रोल करने के बाद इन्होंने अपने कंट्रीज़ के डेवलपमेंट पर ये पैसा खर्च किया। इसके बाद ही मिडिल ईस्ट धीरे धीरे इतिहास में आगे बढ़ते जाता है। 1945 चले जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, ऑटोमन एम्पायर अब अस्तित्व में नहीं है। ऑटोमन एम्पायर जो टर्की बन चुका है, सऊदी अरब बन चुका है और अटाटुर्क करके जो वहाँ के जो महान नेता हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज़ किया है टर्की को। उसके बाद जो टर्की है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज़ हुआ और इवन टर्की सेकुलर भी बना। जो आज सेकुलर शब्द जो हट चुका है टर्की से, वो एक टाइम पर सेकुलर हुआ करता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान में तो हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक रही है। 1970s की हम बात कर ले उससे पहले तो वो एक मॉडर्न कंट्री था। अगर आप फ़ोटोज़ उठाएंगे ईरान के 1960s के तो आपको लगेगा ईरान नहीं है, शायद ये कोई और ही देश है। साथ ही साथ अगर हम सऊदी अरब में जाते हैं तो सऊदी अरब हमेशा एक केंद्र रहा है रिलीजियसली और मुस्लिम कंट्रीज़ में सऊदी अरब का एक इम्पोर्टेंट रोल भी रहा है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है इन्होंने हमेशा ही यूज़ किया है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इन पोटेंशियल का कभी भी ये देश इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखती आई हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कब इनके इंटरेस्ट के खिला, जब इनके पास ऑयल आया। ऑयल जब मिला मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को तब उनका जो इकोनॉमी है वो बूम हो सकता था, उनको फ़ायदा महसूस हो सकता था। महसूस जब होने की जब बारी आई कि हाँ, जब हमें लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो अमेरिका ने बहुत ही एक ऐसा गेम खेला उनके साथ कि आज भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ शायद उससे उभर नहीं पाए हैं। तो दोस्तों ये वो टाइम था जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के पास तेल तो था पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो उन्होंने तेल भी नहीं निकाल पाए। तेल निकाल तो नहीं सकते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी है नहीं। तो उन्होंने अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला ये पावर हमारे पास है और उन्होंने इसी पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये भी दिखाया कि हमारी कंपनीज़ तेल निकालेगी और जब तेल निकाला गया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही ज़्यादा फ़ायदा लिया। और इवन जो आज डॉलर इतना ताकतवर आपको दिखता है उस डॉलर के पीछे भी यही हिस्ट्री है कि तेल के ऊपर भी यूएस ने कंट्रोल किया। यूएस कभी नहीं चाहता था कि जो तेल है वो रीजनल करेंसी में बिके, जो बाकी करेंसी वो ताकतवर बने और डॉलर को नेगलेक्ट किया जाए। और डॉलर के ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था और आज जो डॉलर इतना ताकतवर है वो इसी के पीछे यही कारण है कि तेल और साथ ही साथ जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं इनके पीछे आगे पीछे घूमते हैं। और इसी वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं उस टाइम पर 1945 के बाद सबने डॉलर एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने गोल्ड को धीरे धीरे कम किया, डिपेंडेंसी कम की, डॉलर को एक्सपेक्ट मिलता गया और डॉलर के साथ ही साथ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो यहाँ से वहाँ पहुँच गई और आज जो 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भले आज चाइना क्लोज जाए पर डॉलर का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कि रशिया भी मुकाबला करने की सोच रहा है पर डॉलर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए डॉलर के सामने ऐसे कोई नहीं टिक सकता। तो दोस्तों आज हम इसराइल की भी बात करेंगे। इसराइल की भी प्रॉब्लम इससे
काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जब ज्यूस आए, मैंने पहले ही बताया था, जब मिडिल ईस्ट में ज्यूस आए तो उन्होंने अपने देश की मांग की और वो चाहते थे कि उनके जो इतिहास है उससे रिलेटेड वो यहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने इसके ऊपर क्लेम किया और उनको एक जो बोलते हैं टू डिवीज़न, जैसे भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हो वैसे फ़लस्तीन और इसराइल का डिवीज़न हो, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इसराइल वॉर भी लड़ता है अरब से, और वहाँ पर भी आज भी कई अरब कंट्रीज़ इसराइल को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। इन सब का जो फ़ायदा है वो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस जैसे कंट्रीज़ उठाती हैं। मिडिल ईस्ट में जब भी कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी लेवल पर, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान, इराक या शायद इसराइल, यहाँ पर जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इवन सीरिया में भी आप देख सकते हैं 2015 में कैसे स्ट्राइक्स हो रही थी, युद्ध चल रहा था, आईसिस के कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे दिन प्रतिदिन। इनका जो फ़ायदा है वेस्टर्न कंट्रीज़ उठाती है, इसी वजह से मिडिल ईस्ट जो है वो आज तक कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो साथियों, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ईरान आज भी संघर्ष कर रहा है क्योंकि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर जो रीजनल पावर्स हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और यूएस तो ये भी चाहता है कि वहाँ पर कोई रीजनल पावर बने भी ना। अगर वहाँ पर रीजनल पावर अगर बन गई तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अमेरिका की जो सुपरमेसी है, उनकी जो इतनी ज़्यादा वो जो पावर है, सुपर पावर है, उनको उनके सामने रीजनल पावर्स खड़ी हो जाएंगी और वो इतनी जल्दी अपने सुपर पावर की जो मेंटेन है वो नहीं कर पाएगा वर्ल्ड लेवल पर। इसलिए वो नहीं चाहता कि रीजनल पावर्स आगे ना बढ़े। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में सबसे जो कारण है कि कोई भी सुपर पावर इसलिए नहीं आगे बढ़ पाता क्योंकि वहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी एक दूसरे की नहीं बनती। ईरान की सऊदी से नहीं बनती, सऊदी की इसराइल से नहीं बनती। अब तो काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर काफ़ी ट्रीटी साइन हुए, अभी हालात ठीक हैं, पर फिर भी वहाँ पर टर्की, ईरान, सऊदी और इज़राइल ये मेजर रोल प्ले करते हैं। और साथ आप सऊदी अरब को देख लीजिए, वो पूरी दुनिया के जो स्पोर्ट्स है वो ला रहा है अपने वर्ल्ड में। क्योंकि अपने देश में ला रहा है, क्यों? वो दिखाना चाहता है कि सऊदी अरब अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज़ कर रहा है, सऊदी आगे बढ़ रहा है और वो यूरोप से भी टक्कर लेना चाहता है। साथ ही साथ जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो भारत के साथ भी अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम हो। तो साथियों, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना